तो जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सारे लोग, और आप सबका स्वागत है द कपिल लाला शो एपिसोड नंबर 7 में, और जिस पार्ट का नाम है दिल की बात कपिल के साथ। तो आज हम लोग के साथ है हमारे मित्र राम जी अग्रवाल। कैसे हैं भाई? बहुत ही बढ़िया हैं। और आज हमारे बीच में ये दतिया से आए हुए हैं। ये दतिया में अपना कार्य करते हैं, दतिया में ये ओपन माइक शो करते हैं, दतिया में और भी सारी इवेंट्स करते हैं, और उसी के साथ साथ दतिया में ये अपने ज़िला जालौन के रहने वाले हैं, और दतिया क्षेत्र में जाके ऐसे ही चीज़ें करने पे इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उसी के साथ मैं इनसे कुछ वार्तालाप आज करने वाला हूँ इस अपने प्रोग्राम में। पहला मेरा ये सवाल होगा आपके बारे में कि एक चीज़ लोग कहते हैं कि आप ओपन माइक कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ओपन माइक का मतलब क्या होता है जो आप ओपन माइक कराते हैं? ओपन माइक क्या होता है? एक खुली मंच जहाँ पर शायर, कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट, सिंगर, ऐसे कई प्रकार के आर्टिस्ट एक साथ मिलकर अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। यहाँ वो नहीं होता कि प्रतियोगिता चल रही है, जीत हार का कोई नहीं। यहाँ पे अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो ये आपके लिए मंच है। एक कहने का सीधा सा तात्पर्य है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं शायरों की महफिल। हाँ, तो एक वर्ड में उसे ये भी कहा जा सकता है, लेकिन हमारे तात्पर्य में अगर कहा जाए उसे, तो यह वह मंच है जो हर कलाकार को मौका देती है अपने अंदर छुपे टैलेंट, अपनी प्रतिभा को परफॉर्मेंस करने की। तो अब अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि लोग कहते हैं कि जैसे आपने बोला ओपन माइक, जिसमें ये चीज़ें, इतने इतने कलाकार आते हैं, अपनी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, वो एक ओपन माइक प्रोग्राम होता है। क्या आपकी नज़र में आज के समय पे हर व्यक्ति ओपन माइक करने के उसमें रहता है कि भाई हम भी ओपन माइक करेंगे, या बहुत से लोग ओपन माइक जाने के में सोचते हैं? जब कोविड के टाइम पे एक TID करके एक प्लेटफॉर्म चला था, ओपन माइक का क्रेज़ जब से इतना ज़्यादा चलने लगा है, तो क्या आपको लगता है कि आज शहर में जो लोग इंसान ओपन माइक करवाते हैं जी, या आप कराते हैं या जो लोग कराते हैं, ओपन माइक कराने के बाद क्या लगता है कि जो उस ओपन माइक में परफॉर्म करने आते हैं उन्हें आपके ओपन माइक से एक सर्टिफिकेट, एक फ़ोटो, वीडियो के अलावा क्या मिल सकता है? देखिए, अगर इस बात को बड़े ही सोच के और समझ के देखा जाए तो देखिए, ये सर्टिफिकेट और एक शील्ड से मायने नहीं रखता, ये मायने रखते कला से। क्योंकि हम जैसे, मैं एक राइटर हूँ, तो लिखना तो चलो पेशा है, लिखते रहो किताबों भरते रहो, तो ये लिख कर रख देना एक ये अलग चीज़ है, और उसको लोगों तक पहुँचाना अपनी भावनाओं। क्योंकि कहते हैं ना कि ये कला भी आपसे, आपकी पत्नी या आपके परिवार की तरह होती है, जो अगर आप उससे बातचीत नहीं करेंगे, आप उससे मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो एक समय आता है कि वो आपसे रूठ जाती है। उसी प्रकार से है कि ये कला आप लिख कर रख दिया, वो एक अलग सिस्टम हो गया। लिख कर रखना ही ये सीमित नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी कला को एक मंच देना, और यहाँ पर अब एक मंच दे रहे हैं। सील और सर्टिफिकेट तो एक वो क्या होता है कि आपकी कला का एक सम्मान करना, आपकी कला को सम्मानित करने के लिए सील्ड और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन ये उसका कोई इससे रिलेशन नहीं है कि नहीं आपकी जो आप वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरे सवाल से आप भटक रहे हैं। मुझे जो जवाब चाहिए उस जवाब की तरफ आप नहीं जा रहे। मेरा सवाल ये था कि आपसे कि जो सील्ड सर्टिफिकेट के अलावा, हाँ, उस व्यक्ति को जो आपके ओपन माइक में परफॉर्म करने आया है, या जो किसी भी ओपन माइक में परफॉर्म करने गया, क्या मिलता है, उसको क्या फ़ायदा या क्या बेनिफिट है कि वो उस जगह पे करता है? देखिए, पहला बेनिफिट हम आपको बताते हैं कि उससे बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट तो ये है कि वो कभी जो लिखता है उसको कभी खुलकर पढ़ नहीं पाता, बोल नहीं पाता। तो मेन चीज़ क्या होती है, उसे एक तो खुला मंच मिलता है बोलने का, जिस पे वो अपने शब्दों को जैसे प्रकार से बोलता है धीरे धीरे, और वह बोलना सीखता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आते हैं कि उन शब्दों का एक शूट वीडियो मिलता है उसे, जिससे वो, बहुत से लोग होते हैं कि क्या सोचते हैं कि मैं शायरी लिखता हूँ, कभी इसका वीडियो शूट करूँगा, लेकिन रोज़मर्रा की ज़रूरतों में, चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिलता कि वो खुद की चीज़ों को दे सकें, खुद का एक शूट कर सके। तो ये उनके लिए यहाँ पे अवसर होता है कि एक वीडियो शूट हुआ है उनका, प्लेटफॉर्म पर डालें, अपनी चीज़ों को लोगों तक दिखाएँ। तो देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो फ़ायदा बहुत है उनका जी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना, दूसरा दूसरों तक पहुँचाना, और तीसरी चीज़ खुद समझना कि मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ मैं गलत था, कहाँ मैं और सही कर सकता हूँ, इन चीज़ों को समझना। बहुत बढ़िया। क्योंकि व्यक्ति कमरे में तो अपने कैसा भी बना लेगा, अच्छा लगेगा उसे, लेकिन वही चीज़ वो 4 लोगों के सामने जब बनाता है ना, तब उसे समझ आती है कि इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि
आप लिखते हैं या लिखने में आपने ये हासिल किया। मैं आपको बता दूं कि आज से कई समय पहले जब हम लोग इस क्षेत्र जिला जालौन में थे, तो जिला जालौन में आज से मेरे ख्याल से 4 साल पहले करीब एक कार्यक्रम हुआ था, वीर अवई यूथ फेस्टिवल। जी बिल्कुल हुआ था। तो वीर अवई यूथ फेस्टिवल में उस समय की कुछ चीज़ें थी। आई थिंक मैंने सुना है कि उसमें जो लेखन का जो था, उसमें लेखन में आप हमारे वीर अवई में पूरे जिला जालौन में 3रे स्थान पे आए थे। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहूँगा मैं आपसे। देखिए मैं बताऊँ, वीर अवई यूथ एक्चुअली में मुझे कोई जानकारी नहीं थी वीर अवई यूथ होता क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली मैं उस समय ये मान लीजिए उलझा पड़ा था। कहते हैं ना कि जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि इनमें उलझ जाते हैं लोग। तो मैं भी उस समय प्यार मोहब्बत इस चीज़ों में उलझा पड़ा था। तो मुझे नहीं पता था वीर अवई यूथ क्या होता है। वो तो अचानक एक दिन उरई आना हुआ, पता चला कोई कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। तो सोचा भाई चलो चल के देख लेते हैं क्या है यार, दोस्तों में आ गए। तब मुझे पता चला कि वीर अवई यूथ क्या थे, उनकी क्या गाथाएं हैं, तो उनकी जयंती में या उनसे रिलेटेड है कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो हम लेखक थे तो पता चला यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, तो हमने डाला। अब उस समय हम थोड़ा एक विचार पर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और लिख भी रहे थे। वीरांगना, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई पर एक कविता हमारी लिखी जा रही थी। अच्छा। तो हम वो वीरांगना लिख रहे थे, तो वो हमारी अधूरी थी वीरांगना। लेकिन जब हम वीर यूथ में आए तो हमें वहाँ हमें लगा कि नहीं, अब हमारी ये अधूरी नहीं रहनी चाहिए। वहाँ एक जज्बा आया अंदर से, मतलब वीरों की दूर एक आकर्षण खिंचा कि इन्होंने कितना कुछ किया हमारे देश के लिए। इसकी बलिदान पर अगर नहीं लिखा तो कुछ नहीं लिखा। फिर मैं किस चीज़ का राइटर हूँ, तो मैंने लिखा। और वहाँ पे एक टाइमिंग दिया था कि आपको लिखना एक पूरा एक A4 साइज पेपर था। मुझे एक A4 साइज एक पेपर और एक पेन दिया गया और बताया गया कि आपको बिना देखे और इस पर लिखना है। स्वरचित होनी चाहिए, बिल्कुल शब्द भी नहीं होनी चाहिए एक भी। आपके सामने जजेस बैठे होंगे, वो देखेंगे सुनेंगे भी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने ये भी पूछा भाई इसके अलावा कोई चांस वगैरह है क्या? बोले हाँ है ना, यहाँ लिखो वहाँ बोलो। अच्छा, हमने 2 चांस ख़त्म, फिर कर देंगे। हमने कहा जज्बा था, चलो। तो शब्द तो थे, लिखा नहीं था मैंने उसको, मैं सोच रहा था लिखने की वीरांगना। तो बस वही शब्द थे और मैं लिखता गया। तो कुछ 4 से 6 लाने तो लिखी मैंने। इसके बाद फिर मैं अटका थोड़ा सा, लेकिन उसी अटकने पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, एक आकर्षण सा हुआ और मैंने अचानक से लिख दी। मैंने पढ़ा भी नहीं, लिख के क्या आया मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं सबसे पहले बाहर निकला लिखकर, सबसे पहले बाहर लिखा गंदी सी राइटिंग, नीचे अपना नाम भी लिखना था, नाम डाल के आया राम अग्रवाल राइटर, बड़े बड़े शब्दों में। क्योंकि उस समय ये लगता था ना, देखते थे फिल्में में, अरे बड़े राइटर ने गाना लिख दिया, ये लिख दिया। तो हमने कहा भाई हम जब राइटर हैं तो बड़े क्यों नहीं हैं, बड़े बनेंगे। अब तो बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिख दिया, लेकिन नाम लिखने से थोड़ी होता है। लिख के आ गए, उठाई गाड़ी, घर चले गए सीधा, कोई मतलब ही नहीं। लिख आए, होगा जो देखा जाएगा। रात में लगभग अगले दिन मुझे कॉल जाती है, लगभग रात में 7 बजे के आसपास, कि यार वो तुम्हारा यहाँ सिलेक्शन हो गया, उसमें यार नाम आया तुम्हारा। बिलीव नहीं हुआ। 1-2 दोस्तों से पूछा, मैंने ऐसे बना रहा हूँ चूतिया कि तेरा जाओ घूमने के लिए। जब फिर पता चला कंफर्म हुआ तो आए हम। फिर हमने अपनी पंक्तियों को पढ़ा, लिखा क्या था हमने वहाँ। तब हमें एहसास हुआ कि नहीं, हम लिख सकते हैं, है वो हम में और हम करेंगे बस। क्योंकि पहले फोकस कम था, फिर मैंने उस दिन से सारी चीज़ों को त्याग कर जो अंदर था उसको अपनाया, उस पर मैंने फोकस किया, काम किया, और आज आप देख ही रहे हैं कहाँ हूँ।